हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट का एक ऐसा मॉड्यूल शुरू करने चल रहे हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आपको मज़ा आ जाएगी। मतलब जी हाँ, बिल्कुल आपने जो आज तक 9th 10th क्लास में वर्क, पावर एंड एनर्जी मीन्स कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में नहीं समझा था, आज वो चीज़ें आज एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। इसमें हम लोग कार्य, शक्ति, एचपी, आईएचपी, बीएचपी, दक्षता क्या है, क्षमता क्या है, साथ ही साथ यांत्रिक दक्षता और ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा नियम के बारे में समझेंगे। आपके सामने ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है आज के टॉपिक्स की, इसको आप रीड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इंग्लिश में ये टॉपिक्स का वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस पर सारी चीज़ें ये इंग्लिश में नोट डाउन है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूज़ करता हूं, मतलब दोनों लैंग्वेज आपको समझाने के लिए यूज़ करता हूं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, दोनों तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वैसे भी ये जो चैप्टर है ये साइंस का एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में होते थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से वही चीज़ें एक बेहतर तरीके से समझने चल रहे हैं, जिसको समझने के बाद आपके कम से कम पूरे के पूरे सिलेबस से नियरली 10 to 5%, 5 to 10%, हाँ जी हाँ, 5 to 10% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मॉड्यूल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन तरीके से वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ये अच्छे से समझ में आता है आपको, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया करिए और साथ ही साथ आप लाइक कर दिया करिए अगर आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो। ठीक है, और अगर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख पाएंगे और फिर आप ग्रुप में आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे मैं बता पाऊँ, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती है तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर उसको रीड करूँगा और रिप्लाई करूँगा आपका, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए इसमें जो ये वर्क, पावर और एनर्जी वाला जो चैप्टर है ये मेनली साइंस का है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसके जस्ट पहले, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलजेब्रा से रिलेटेड या फिर आपके एरिया मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट था। आज जो ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये प्योरली साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पहले इसको थ्योरी बेहतरीन तरीके से समझोगे जब, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो की स्किप मत करना। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो आप देखना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं अपना जो कि कार्य। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि व्हाट इज वर्क। ठीक है, अगर मैं आप यही क्वेश्चन मुझसे पूछो कि व्हाट इज वर्क, ठीक है, कार्य क्या है, कार्य है क्या, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मुझे बताना हो कि कार्य क्या है, तो आप ये समझो कि अगर आप चल रहे हो तो वो वर्क कर रहे हो। ठीक है, कार्य कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्य एक ऐसी एंटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप वर्क बोल रहे हो, जिसको आप कार्य बोल रहे हो, वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक, फिर से सुनो, अब आप सोच रहे हो हमें ऊर्जा ही नहीं पता है, एनर्जी ही नहीं पता है, तो एनर्जी अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि ऊर्जा क्या होती है जिसकी वजह से आप कोई चीज कर पाते हो। ठीक है, तो कार्य क्या है, अगर आपको समझना है कि कार्य क्या है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जैसे आप चलते हो, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप अगर चल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आप चल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, मान लिया आप जब चल रहे हो तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको इतना तो पता है कि अगर आप चल रहे हो तो निश्चित रूप से आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो खुद के ऊपर, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहे हो। तो मान लिया अगर आप बल F लगा रहे हो और आप जो है इसके F बल लगने की वजह से आप S दूरी डिस्प्लेस्ड हो गए, कितनी दूर चले गए आप, यहां से अपनी इनिशियल पोजीशन से S दूरी दूर हो गए। ठीक है,
तब अगर इससे बोला जाए कि क्या आपने कार्य किया, तो जी हाँ बिल्कुल आपने कार्य किया है। और उस कार्य को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। कहने का मतलब ये है कि कार्य कार्य क्या लिख दिया, सॉरी, हाँ कार्य, ठीक है। देखो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ जो आपके विशेष मतलब स्पेशल तरीके से काम का है और आपको फिजिकल मीनिंग एग्जैक्ट समझ में आ जाए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे। हम बार बार डिफिनेशन लिखें और उसको समझाएं, वो सब नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आनी चाहिए, एग्जैक्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि व्हाट इज वर्क, और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला और यूनिट जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो ये हो गया बल, ठीक है, बल इंटू बल की दिशा में, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, ठीक है ना। तो अगर कोई वस्तु है जिससे बोला जा रहा है कि उस पर कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब उस वस्तु पे बल लगा होगा स्टूडेंट्स, और इस बल के लगने की वजह से बल की दिशा में कुछ विस्थापन हुआ होगा वस्तु का। तो उस विस्थापन को अगर हम लोग S मान लें और इस बल को अगर हम लोग F मान लें, तो F इंटू एस इज द वर्क W, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, ठीक है। मीनिंग फिर से समझो, मीनिंग ये है कि अगर हम बल लगाकर, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित कर दें, तो हम ये बोलेंगे कि हमने वस्तु पर क्या किया, कार्य किया। हमने किसी वस्तु पर कार्य किया। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक रखे हुए ब्लॉक पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होने लगी, ठीक है। ये बॉडी क्या होने लगी, इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होने लगी। अगर हम इस बॉडी पे स्टूडेंट्स अगर बल लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो बॉडी इस दिशा में डिस्प्लेस्ड होने लगती है। तो अगर ये डिस्प्लेस्ड होने लगती है तो मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस है, ठीक है। और फाइनली ये कहाँ पहुंच आती है, यहाँ पहुंच आती है। कितना बल लगाने की वजह से, एफ बल लगाने की वजह से। तो जो अगर कार्य आपसे कोई पूछे कि बताओ कि कितना कार्य किया आपने, तो आपने जितना बल लगाया एफ और जितनी दूर इसको, इस वस्तु को विस्थापित किया, वो एस, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। बल की ही दिशा में वो विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग मानेंगे। इस चीज को ध्यान से आप समझ लो। अभी अगर बल की दिशा में नहीं है तो भी मैं उसका केस बताऊंगा, पहले आप इसको इतना समझ लो। तो एफ इंटू एस हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट मीन्स मात्रक की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बल का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल, ठीक है। वो हो जाएगा जूल। जूल होती है एसआई यूनिट, ध्यान रखना, जूल होता है एसआई यूनिट। और अगर मैं आपसे पूछूं एमकेएस यूनिट क्या है, तो एफ की एमकेएस यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एफ का हो गया। और एस का क्या हो गया, मीटर, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर आपसे पूछे कोई, तो ये हो जाएगा एमकेएस यूनिट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और जूल क्या है इसकी, एसआई यूनिट है। अगर आपसे पूछूं, मैं कहूं कि नहीं इसकी यूनिट अर्ग भी होती है, तो आप बोलना कि सर ये सीजीएस यूनिट है। क्या है ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। जूल और अर्ग में रिलेशन भी है। तो आपको मैं बता दूं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है, अर्ग, ठीक है। 10⁻7 अर्ग, ई होता है या ए होता है ऐसे देख लेना, ठीक है। 10⁻7 अर्ग, कहने का मतलब है ये जो जूल है वो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स, और ये जो अर्ग है वो क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। ध्यान से समझ लो। एमकेएस यूनिट भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको इसकी यूनिट समझ लेनी है, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपको देखो, आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, यूनिट आपको पता चल गई। साथ ही साथ आप यहाँ पे समझो कि ये जो क्वांटिटी है, कौन कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी जो वर्क है, ठीक है ना, वर्क है जिसको आप कार्य बोल रहे हो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो अदिश राशि है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि है। याद रखना ये अदिश राशि। अच्छा, अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का अगर आप गुणा करोगे तो वो अदिश राशि भी आ सकती है और वो सदिश राशि भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, अदिश राशि आएगी। तो बल क्या है, अदिश राशि है, ठीक। चलो, अगर मैं कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश में समझना चाहता है कि व्हाट इज वर्क, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड
है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेन एवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि वर्क डन is the entity or a physical quantity which is applicable whenever the energy is converted into one form to another form। ठीक है, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है तो उस समय जो भी वस्तु ऊर्जा का परिवर्तन कर रही होती है वो क्या कर रही होती है, कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो कार्य एक तरीके की ऐसी भौतिक राशि है जिसकी वजह से ऊर्जा का परिवर्तन हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अगर किसी वस्तु पर कार्य होता है तो आप समझ लेना कि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें है उसको आपने नोट डाउन कर लिया। ये चीजें, ये जूल अर्ग यूनिट होती है, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क को समझना है। वर्क क्या है, कार्य क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है ना, चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है अपना पावर। ठीक है, लेकिन पावर से पहले चलो ठीक है, इसमें कुछ वर्क के मैं केसेस बताता हूँ। एक स्लाइड और बढ़ाते हैं आपके लिए। वर्क के लिए आपको कुछ केसेस में बताता हूँ कि वर्क कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। ध्यान से समझ लो। वर्क डन तभी होगा, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल होता है F इंटू एस। तो मान लिया एक कोई बॉडी है, ये है एक बॉडी है, इस पे फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, लेकिन बॉडी इधर नहीं जा रही है, बॉडी तो इस साइड डिस्प्लेस्ड हो रही है और बॉडी फाइनली यहाँ पहुंच गई। ठीक है ना, तो एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो स्टूडेंट्स एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एफ इंटू एस ही लिखोगे या फिर और कुछ लिखोगे। तो आपने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको अगर आपको जानना हो कि भाई ये अगर मान लेते हैं ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल फोर्स बना रहा था, तो हॉरिजेंटल की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, एफ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तब आप बोलोगे कि बताओ वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान से समझना ये है कि अगर स्टूडेंट्स फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बाकी जनरल फॉर्मूला तो एफ इंटू एस होता ही है। ठीक है, यूनिट आप समझ लिए, स्केलर होती है क्वांटिटी, ये भी आप जान गए। चलो अब कुछ केसेस बताता हूं मैं आपको। केसेस ये है व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, मतलब बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, मतलब बॉडी डिस्प्लेस्ड होगी, बॉडी जाएगी, डिस्प्लेस्ड होगी, लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो होगा। कैसे भाई वर्क डन जीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो विस्थापन है और बल की जो दिशा है, अगर उसके बीच का एंगल कितना हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो देखो जरा 90 डिग्री रखो, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट जीरो होती है, तो एफ इंटू एस इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होगा। वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी अगर विस्थापन और बल में कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री। मतलब ये है बल इधर लग रहा हो, विस्थापन इधर हो रहा हो, बल इधर लग रहा हो, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। अब आप सोच रहे हो इस तरीके का केस होता है, तो बिल्कुल होता है। जब आपका सूर्य भगवान सन यहाँ होते हैं, धरती माता घूम रही होती हैं, ठीक है, तो धरती माता पे बल इस साइड लग रहा होता है, सॉरी बल इधर लग रहा होता है, यहाँ पे सूर्य भगवान की तरफ बल लग रहा होता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उसकी वजह से डिस्प्लेस्ड होती है बॉडी 90 डिग्री पे। तो इस तरीके से अगर 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हो रही है तो जो सर्कुलर पाथ पे जो भी बॉडी रन कर रही होती है वो W इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। वर्क डन जीरो हो जाता है स्टूडेंट्स। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि हर समय जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है जिस डायरेक्शन में, मतलब जिधर विस्थापन की दिशा है, वो बल की दिशा से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री कोण बनाएगी तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू 0 जूल होगी। ठीक है, ये आपको समझना है, याद कर लेना। जब भी कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, मतलब वृत्ताकार गति करती है, तो वृत्ताकार गति करता हुआ जो भी मास होता है, जो भी द्रव्यमान होता है, वो कितना वर्क डन करता है, वो जीरो वर्क डन करता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, शक्ति की बात करते हैं। तो व्हाट इज
व्हाट इज पावर, अगर हम बोलें व्हाट इज पावर मीन्स शक्ति क्या है, तो शक्ति क्या होती है, दर है किसकी, कार्य करने की दर। तो ये किस चीज की दर है, ये है कार्य करने की दर, ठीक है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, लिख लेना इसको, शक्ति कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ आपसे व्हाट इज पावर, तो बोलोगे आप रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट पी से, इसकी यूनिट होती है, आपको यूनिट में कई बताता हूँ। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट, ठीक है। एमकेएस भी कभी कभी बोलते हैं। चलो एमकेएस अभी मैं डिराइव करता हूँ। सीजीएस यूनिट में, वैसे सीजीएस इसमें नहीं, सीजीएस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर में अलग बनाएंगे तो उसको हो जाएगा, लेकिन आप जान लो कि वॉट इसकी मेन यूनिट होती है जो कि एसआई यूनिट होती है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, तो पी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हुआ डब्ल्यू बाई टी, ध्यान से समझ लो, डब्ल्यू बाई टी, रेट ऑफ डूइंग, जहां भी रेट लग जाता है वहां समझो कि टी से डिवीजन होना है। डूइंग वर्क, तो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू पावर, ठीक है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, जूल, और टी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, तो जूल, जूल पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी यूनिट, एमकेएस यूनिट कहलाएगी। वैसे जूल को और आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे डब्ल्यू को आप क्या लिखते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड, हाँ, डिवाइडेड बाय सेकेंड, है ना, फिर से सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन यूनिट नहीं है ना, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, मेनली वॉट यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि कार्य करने की जो दर है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। अब आप समझो फिजिकल मीनिंग क्या है, समझो। जैसे मान लिया किसी, जैसे कोई, जैसे मान लो आपके पास शक्ति ज्यादा है, ठीक है, आपके पास पावर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप कम समय में ज्यादा काम कर ले जाओगे, आप कम ही समय में ज्यादा काम कर ले जाओगे। अगर आपके पास पावर ज्यादा है तो आप कम टाइम में आप ज्यादा काम करने लगोगे, आप ज्यादा काम करोगे, ठीक है ना, अगर आपके पास शक्ति ज्यादा है तो। इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आप कितना तेजी से काम कर सकते हो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी शक्ति कितनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, इसका मतलब आप कोई काम जल्दी कर लोगे, ठीक है, समझ पाए। ऊर्जा से मत इसका रिलेशन बनाना, ऊर्जा दूसरी चीज है। अगर आपके पास शक्ति अधिक है तो आप कम समय में अधिक कार्य कर लोगे, इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। चलो आओ तो आगे देखते हैं। तो पावर की यूनिट भी आपको समझ में आ गई। अभी अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज पावर, इट इज स्केलर या वेक्टर, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, ये है स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है आपका अदिश राशि, क्या है ये, अदिश राशि, ये भी क्या है, अदिश राशि, ठीक है, समझ गए। तो आपको रिप्रेजेंटेशन समझा दिया मैंने, पी है एसआई यूनिट, इसकी वॉट होती है, और भी यूनिट होती हैं, अभी आगे चल के देखते हैं। एमकेएस यूनिट जूल पर सेकंड बोल लो चाहे ये बोल लो, ठीक है ना। उसके अलावा जूल पर सेकंड इज द यूनिट, फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। और इंग्लिश में डेफिनेशन समझो तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और हिंदी में आप समझना चाहो तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी शक्ति के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तीन टर्मिनोलॉजी हैं जो कि शक्ति की यूनिट है। एक तरीके से ये सब क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना, यूनिट ऑफ पावर। तो चलो देखते हैं एचपी क्या होता है। ये होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स, अश्व शक्ति, ठीक है। और अश्व शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। तो आपको आपको समझ में आना चाहिए कि ये हॉर्स पावर क्या है, ठीक है, और जो है आईएचपी क्या है, बीएचपी क्या है। तो पहले तो मैं सबके फुल फॉर्म बताता हूँ। तो अश्व शक्ति को हॉर्स पावर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचपी, ठीक है। आईएचपी को अगर हम बोलें कि आईएचपी क्या है, तो आईएचपी होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है, यही वाला फिर से लिखना है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं प्रगटित, ठीक है, प्रगटित, प्रगटित, ठीक है, प्रगटित अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ठीक है ना।
प्रगतित अश्व शक्ति, ये है क्या? इट इज ए यूनिट ऑफ पावर, मतलब ये मात्रक है स्टूडेंट्स, ये है मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक? शक्ति का मात्रक है, मात्रक है कि क्या है, एक तरीके से मात्रक है। ठीक है, तो अश्व शक्ति। IHP क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और BHP क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर वही लिख लो, चाहे शॉर्ट में लिख लो इसको, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, इसको हिंदी में भी बोलते हैं ब्रेक अश्व, अश्व शक्ति। ठीक है, ब्रेक अश्व शक्ति। इस तरीके से तीन है। अब ध्यान से समझो ये क्या है, ये है क्या? इंजन के लिए ये डिसाइड किए जाते हैं, ये इंजन के लिए डिसाइड किए जाते हैं कि आपके इंजन की जो पावर है ना, कौन से इंजन? ये मोटर वाले इंजन की पावर की बात कर रहे हैं। अश्व शक्ति कहने का मतलब एक एक वो शक्ति जो इंडिकेटेड है, कहने का मतलब इतनी, जैसे मान लो इंजन के पिस्टन सिलेंडर से कितनी पावर जनरेट हो सकती है, उसको इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है ना, बट कुछ लॉसेस भी होते हैं भाई, बीच में कुछ लॉसेस होंगे जिसकी वजह से हीट वगैरह जनरेट होती है। उसके बाद इंडिकेटेड तो ठीक है कि भाई इतना इतना पावर ये जनरेट करेगी, लेकिन इंडिकेटेड हॉर्स पावर में कुछ लॉस होगा, जैसे वियर एंड टीयर, मतलब जैसे जैसे मान लो वो गर्म पड़ जाएगी, मशीन का कुछ पार्ट गर्म पड़ जाता है, तो गर्म पड़ने की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो कुछ जो पावर लॉस हो जाती है उसके बाद जो बचता है पावर, वो होता है BHP। कहने का मतलब जो आउटपुट, जो एक तरीके का आउटपुट है, जो लास्ट में सबसे पावर बचता है, उसको हम लोग ब्रेकिंग हॉर्स पावर बोलते हैं। और इंजन से जितना जनरेट होता है, मतलब ये इनपुट है किसका? इंजन का एकदम शुरुआती का जो है, उस पावर को हम लोग कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। याद रखना इस चीजों को। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ आउटपुट पावर क्या होगी, या आप ऐसे बोलो कि BHP क्या होगा, तो BHP का IHP से रिलेशन है, तो BHP इज इक्वल टू हो जाएगा IHP माइनस लॉस। तो अगर लॉस को हम लोग घटा दें तो वही हमारा क्या होता है? BHP हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको IHP BHP। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये क्या है, ये एक तरीके का मात्रक है, किसका? पावर का। ठीक है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति में हम लोग इसको मेजर करते हैं। अभी आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि क्या रिलेशन है इसका। एक और स्लाइड ले रहे हैं, पहले आप समझो। फुल फॉर्म सबसे पहले आता है आपके एग्जाम में, सबसे पहले स्टूडेंट्स फुल फॉर्म आता है, तो पहले समझो कि HP का फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। IHP का फुल फॉर्म क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर या प्रकटित अश्व शक्ति। BHP का क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ये पहले तो आप ये शॉर्ट फॉर्म्स इसके याद कर लो, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म इसके याद करो, ये तीनों चीजें। ये क्या है? इंजन के लिए डिफाइन किए जाते हैं, इंजन के पावर के लिए। पावर इंजन के पिस्टन सिलेंडर से जितनी निकलती है उसको कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। लेकिन पिस्टन सिलेंडर से निकलने के बाद जो पावर कुछ हीट के फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है, उस लॉस को माइनस करने के बाद जो आउटपुट पे, व्हील पे जो पावर जाती है उसको कहते हैं BHP। ठीक है ना, तो उसको ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से आउटपुट पावर भी बोल सकते हैं। तो अगर ब्रेक हॉर्स पावर की बात किया जाए तो इंटरमीडिएट इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ छोटे मोटे और वो देखते हैं इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी से पहले थोड़ा। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि देखो, जैसे आपको पता था पहले कि वॉट होती है, यूनिट किसकी होती है? यूनिट होती है वॉट, किसकी? पावर की। यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनो, वॉट को W से शो करते हैं स्टूडेंट, और इस वॉट को हम लोग अगर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 1 HP, एक हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो 746 वॉट होती है। ठीक, ये है मीट्रिक, उसमें मीट्रिक पावर में। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मीट्रिक। मीट्रिक पावर की अगर बात करोगे, मीट्रिक मीट्रिक शक्ति की बात करोगे अगर, मीट्रिक पैमाने मतलब ब्रिटिश पैमाने एक तरीके का, तो उसमें ये हो जाएगा आपका कहने का मतलब 746 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, 746 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीट्रिक में नहीं बात कर रहे हो, आप किसी दूसरे उसमें बात करोगे, ब्रिटिश यूनिट में बात कर, सॉरी मीट्रिक की बात करो, तो एक मिनट गलत हो गया, ये मीट्रिक में 746 नहीं, ये मीट्रिक में नहीं है, ये ब्रिटिश यूनिट में है। ठीक है, ये है ब्रिटिश में, ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में है ये। ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में 1 HP इज इक्वल टू 746। और मीट्रिक में अगर ध्यान से सुन लो, ये दोनों अलग अलग आते हैं, याद रखना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू आपको कहीं पे मिलेगा 735.5 वॉट।
ये भी मिलेगा, लेकिन ये क्या है, मीट्रिक पैमाने में है। ठीक है, ये है मीट्रिक पैमाने में, मीट्रिक पैमाने में। ठीक है, तो ये मीट्रिक में अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि मीट्रिक प्रणाली में 735.5 होता है मीट्रिक पैमाने में, प्रणाली में, और ब्रिटिश प्रणाली में होता है स्टूडेंट 746। ठीक है, ये याद रखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है एग्जाम में। कभी कभी आपको 746 आंसर समझ में आएगा, कभी 735 आएगा। कौन सा नोट करना है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो उसमें दिया रहता है इंजन्स के लिए, जैसे जैसे मेट्रिक वगैरह यूज करो, ब्रिटिश यूनिट, जनरल, जैसे लैंप और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन जब ये आएगा तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तब तक के लिए आप इसको दिमाग में बैठा लो कि ये दोनों होता है, 746 भी होता है, 735 भी होता है। 735 मीट्रिक पैमाने में होता है, 746 ब्रिटिश पैमाने में होता है। ठीक है ना, चलो इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में फर्स्ट क्लास तरीके से बैठा लो। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं, दक्षता और क्षमता। ठीक है, तो इफिशियंसी जिसको कहते हो इफिशियंसी, वैसे भी आप समझते हो कि इफिशियंसी क्या होती है कि जैसे मान लो कोई मशीन है, उसको कितना आपने दिया वो इनपुट बोला जाएगा, और कितनी पावर उसने बनाया वो उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अगर अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो इसको इस ईटा सिंबल से साइन करते हैं, और परसेंटेज में इफिशियंसी निकाला जाता है। तो परसेंटेज इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो ये होता ही होता है, इतना तो होता ही है। ये है आपका केवल इफिशियंसी जो मैंने बोला है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला गया है मैकेनिकल इफिशियंसी, ध्यान से सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी अगर आपसे बोला जाए, मैकेनिकल इफिशियंसी पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम लोग सिग्मा से इस तरह ईटा से डिनोट करते हैं। और याद रखो कि मैकेनिकल इफिशियंसी हम लोग इंजन के लिए निकालते हैं। किसके लिए, इंजन के लिए। ठीक है, इंजन के लिए निकालते हैं। तो अभी आपको पता था इंजन के लिए आपने दो चीजें पढ़ा था, आईएचपी और बीएचपी। तो बीएचपी को ही हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर को ही हम लोग इनपुट बोलते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट को ही बोला, आउटपुट अपॉन इनपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, बीएचपी अपॉन आईएचपी। याद रखोगे इस चीज को। तो इस तरीके से ये है। वैसे भी एफिशिएंसी क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं, आप अगर डिफाइन करो कि व्हाट इज एफिशिएंसी, देन एफिशिएंसी इज द इज द रेशियो इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है, या इनपुट आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, हालांकि पावर से ही रिलेशन होता है इसका। तो याद रखना एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है, ये चीजें हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए ये सिंबल है ईटा। ठीक है, ऐसे करके एन लंबा सा ऐसे बनाते हैं, उसको ईटा सिंबल बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर एफिशिएंसी की यूनिट की बात करूं तो यूनिटलेस होता है, बिकॉज इट इज रेशियो। ठीक है, ये यूनिटलेस होता है स्टूडेंट, कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी। ठीक है, याद रखो इस चीज को, इसकी यूनिट नहीं होती है। चलो आओ आगे देखते हैं। हाँ वही देखो, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो मैंने बोला ना ये इंजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर से चलो क्या बताएं, इसको इंजन के लिए यूज करते हैं। तो इफिशियंसी अगर परसेंटेज में निकालोगे तो ये हो जाएगा बी एच पी अपॉन आई एच पी। बी एच पी को बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, और आई एच पी होता है इंडिकेटेड, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो तो आपको एफिशिएंसी किस में मिलेगी, आपको एफिशिएंसी परसेंटेज पे पता चलेगी। ठीक है, बस इतना ही है और इसमें कुछ खास नहीं है। चलो आओ ऊर्जा की बात करते हैं। तो आपको मैं ऊर्जा बताता हूँ कि देखो ऊर्जा क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऊर्जा निकालने, मतलब ऊर्जा का क्या मतलब है। देखो जब भी, मतलब आप ये मीनिंग समझो कि जब भी कहीं पे कार्य हो रहा होगा, है ना, कार्य के भाषा में मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी कहीं पे कार्य हो रहा होगा, जब भी कार्य होगा, ठीक है, तो तो एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि जिसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ ये ऊर्जा की डिफिनीशन क्या है, एक तरीके से आपको इसका पॉइंट है। ठीक है, भौतिक राशि ऊर्जा परिवर्तित हो रही होगी। ठीक है, परिवर्तित हो रही होगी।
ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहूँ, whenever whenever on a body work is done, ठीक है, then one form of energy is converted into another form at that time। ठीक है, चलो तो फिलहाल आपको मैं बताऊं कि अगर शॉर्ट तरीके से आप बोलो कि व्हाट इज एनर्जी, तो ये होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हिंदी में आप बोलो तो कार्य करने की क्षमता, दर नहीं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या कार्य करने, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में हो जाएगा आपका कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब भी कार्य होता है तो क्या होती है, एक भौतिक राशि ऊर्जा में परिवर्तन हो रही होगी। ठीक है, तो अब आप समझो, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे अभी खड़े हो, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में हो, ठीक है, यहाँ पे हो, तो आपके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप दौड़ना शुरू कर दिए तो वो पोटेंशियल एनर्जी, आपके बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, रुके हुए होने स्थिति पे जो आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वो आपकी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये समझो कि जो कार्य है, ठीक है, अगर आप कार्य कर रहे हो तो जो कार्य करने की जो क्षमता है, कितनी क्षमता मतलब कितने टाइम तक आप वो कार्य करते रहोगे, वो डिपेंड करेगा आपका कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। ध्यान से सुन लो मैंने क्या कहा, कितनी जल्दी किसी कार्य को कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, लेकिन कितनी देर तक वही कार्य आप करते रहोगे, ठीक है, उसी क्षमता से कितनी देर तक आप करते रहोगे वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसको मैंने इतना साफ तरीके से बताया है, इसको आप उसी तरीके से समझोगे। ठीक है, चलो आओ, तो अगर आप काफी देर तक कार्य करते हो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी किसी कार्य को कर देते हो तो इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर शक्ति ज्यादा है। ठीक है, तो शक्ति और ऊर्जा में इस तरीके से अंतर है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलो आओ, अब जैसे कि डेफिनेशन आपको ये पता चल गई, ये डेफिनेशन आपको पता चल गई स्टूडेंट्स, अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो अगर यूनिट की बात करें तो चलो यूनिट देख लेते हैं। हाँ, तो यूनिट की अगर बात किया जाए तो इसकी यूनिट जो कार्य की होती है वही वही इसकी भी यूनिट होती है। तो मतलब अगर कार्य कार्य की यूनिट होती है जूल, ठीक है, कार्य की यूनिट होती है अर्ग, ठीक है, कार्य की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर, ये इसको कट कर दो, तो वही सारी सेम यूनिट ऊर्जा की भी होगी, वही सारी सेम यूनिट ऊर्जा की भी होगी। ठीक है, याद रखना ये सब यूनिट जैसे जूल, अर्ग, ठीक है, ये यूनिट, ये सब ऊर्जा की भी यूनिट है। इसके अलावा साथ साथ ऊर्जा के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरीके की यूनिट है। ठीक है, याद रखो ये सारी अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे कैलोरी भी हम लोग बोलते हैं, तो कैलोरी एक ऊष्मा के रूप में इसकी यूनिट होती है, जिसको ऊष्मा, तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कैलोरी भी एक तरीके से हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके लिए यहाँ पे जूल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जूल और अर्ग, जूल और अर्ग। ठीक है, उसके अलावा एक यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिक यूनिट की बात करो तो वॉट आवर भी होता है। ठीक है, वॉट आवर होता है, वॉट आवर, ठीक है, वॉट आवर होता है, याद रखो। ठीक है, वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड को ही एक्चुअल में जूल बोलते हैं, वॉट सेकेंड ही हमारा क्या होता है, जूल होता है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। ठीक है, चलो आओ, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग बोलें कि ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा एक एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, क्या है, अदिश राशि है, याद रखोगे, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, याद रखोगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है। उसकी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिट यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जो कार्य की यूनिट होगी वही आपकी ऊर्जा की भी यूनिट होगी। ठीक है, तो ऊर्जा इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो समझ में आ रहा है। चलो आओ,
एक और अब लेते हैं, इसमें टाइप क्या है इसके, तो कितने टाइप के होते हैं, ऊर्जा कितनी टाइप की होती है वो समझना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेंडुलम का एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। तो पेंडुलम के एग्जांपल में मान लो एक रस्सी से बंधा हुआ एक पत्थर है, ठीक है। ऐसे पेंडुलम क्या है, मतलब इस तरीके से आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। और कुछ रस्सी की लंबाई है, पत्थर का कुछ द्रव्यमान m है। और जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते हो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, और फिर जब आप छोड़ते हो तो देखो ये किस तरीके का मोशन करती है वो दिखाता हूँ। मान लो आपने इसको हाथ से पकड़ के यहाँ ला रखा है इस मास को, ठीक है ना, पोजीशन फर्स्ट पे, पोजीशन सेकंड ये मान लो, पोजीशन थर्ड ये मान लो। तो देखो यहाँ पे जब आप यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, ये बॉल जो है आपकी इस फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये रस्सी किधर होगी, ये रस्सी इस तरीके से होगी। और जब ये थर्ड पोजीशन पे होगी तो ये रस्सी इस तरीके से होगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, तो मान लिया फर्स्ट पोजीशन पे है और आपने रोक रखा है, तो यहाँ और जो जो आपका ग्राउंड लेवल है वो मान लो ये है, ठीक है ना, ये है। चलो, तो यहाँ पे आप जब रोक रखे हो, जब रुकी हुई है ये वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में है अगर, तो ध्यान रखना कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज मतलब वस्तु के रुके होने की वजह से जो ये ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वस्तु के रुके होने की वजह से। देखो कहने का मतलब ये है, आप समझो पहले कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है। वैसे तो ऊर्जा मैं पता नहीं कितने टाइप की बता दूं आपको, लेकिन फिलहाल आपके लिए काम की क्या है, जैसे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा एक एक पहले टाइप की हो गई। चलो कलर चेंज कर लो जरा, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तीसरा आप एक लाइट ले लो, लाइट जिसको आप बोलते हैं प्रकाश, ये भी क्या है, एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। ऊष्मा ले लो, ऊष्मा, ठीक है, जिसको आप हीट बोल रहे हो, ये भी एक तरीके की ऊर्जा है। पांचवा मान लो केमिकल एनर्जी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जो कि बैटरी में होती है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा ये भी एक तरीके की ऊर्जा है, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी। इस तरीके की बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अपने को हम लोग केवल स्थितिज और गतिज ऊर्जा ही अभी यहाँ पे पढ़ना है। लाइट, ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा ये सारी चीजें बहुत हैं, कई तरीके की एनर्जी है, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ना है अपने को, ये है। तो एक पेंडुलम मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, जिसमें मैं स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बताऊंगा। देखो यहाँ से ये वस्तु किसी पर्टिकुलर ऊंचाई पे अगर होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन ये क्योंकि विरामावस्था में है तो ध्यान रखना कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि ये वस्तु चल नहीं रही है, ये वस्तु चल नहीं रही है, ये रुकी हुई है ये वस्तु, ठीक है। अभी मान लिया आपने ड्रॉप कर दिया, आपने छोड़ दिया, तो जब आप छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, धीरे 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 ये एकदम ग्राउंड पे आ जाएगा। तो जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी या आप जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गति कर रही होगी वस्तु, कोई भी वेलोसिटी मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास मैक्सिमम हो जाएगी, और ये एक तरीके से मिनिमम बोलो या जीरो बोल लो। अगर यही रेफरेंस है तो जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, कहने ये क्या होती है अभी आगे आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझो, जब ये फिर इसी तरह धीरे 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 ये इस पॉइंट पहुंचेगी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। फिलहाल के लिए आपको मैं बताता हूँ कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा आपको पोटेंशियल एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ उसको कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझो। मान लिया आपका ये ग्राउंड है स्टूडेंट, और यहाँ से आपने एक बॉल फेंका, ठीक है ना, बॉल यहाँ से फेंका स्टूडेंट, और ये मान लो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है ना, ये बॉल यहाँ पहुँच गई, किसी बल लगा कर आपने बॉल फेंका होगा, यहाँ तक पहुँच गई। तो मान लिया ये h हाइट तक पहुँच गई, और बॉल का द्रव्यमान अगर m है स्टूडेंट, और ये एक ऐसे गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित है जिसकी वजह से ये वापस नीचे आएगी, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी क्या है, एक तरीके का गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना स्टूडेंट, गुरुत्वीय त्वरण है मतलब ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, ठीक है ना,
पूरा समझ लेना इसको। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, ठीक है, जिसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिख रहे हो, इसको आप मीटर में लिख रहे हो, द्रव्यमान m को kg में लिख रहे हो, ये सब एकदम आपको याद रखना है। तब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो हो जाएगी mgh। याद रखना इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। आपको डेरिवेशन मैंने नहीं बताया, बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने डेरिवेशन नहीं बताया। आपको सीधे ये फॉर्मूला याद करना है कि mgh इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर अब ये बॉल अगर वो जमीन पे होती तब बताना है आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, और h की वैल्यू है क्या, h की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ मैं पूछूं कि यहाँ बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा m इंटू जी। जी की वैल्यू अच्छा याद रखना, जी की वैल्यू क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि h हाइट ऊंचाई पर है, तो वहां पे हो जाएगा। अगर h2 हाइट पे होगा तो mgh2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में इस तरीके के फॉर्मूले का यूज आएगा, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के लिए भी मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपका, सीधे मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी ऊर्जा है जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, ठीक है, जब कोई भी वस्तु गति कर रही होती है। जैसे समझो बॉल है, बॉल ऊपर की तरफ गति कर रही है v वेलोसिटी से, तो अगर इसका द्रव्यमान m है, ध्यान से सुनो, एक ये बॉल है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से गति कर रही है, द्रव्यमान m है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, इसकी जो गतिक ऊर्जा होगी स्टूडेंट, जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, m किस में है, kg में, m किस में है, kg में, और v किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में v है। तो एक तरीके से गतिज ऊर्जा होगी जिसको आप किसमें बताओगे, जूल में, किसमें बताओगे, जूल, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको दिमाग में सेट कर लेना है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, वस्तु के गतिक अवस्था में वस्तु के पास ऊर्जा है, ठीक है, वस्तु के पास ऊर्जा है, मतलब वेन एवर ए बॉडी इज इन मोशन देन द एनर्जी होल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको काइनेटिक एनर्जी को समझना है, तो ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। चलो एक लास्ट है जो कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, आपने फोर्स F लगाया और इसको डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है, और मान लो ये यहाँ जाके रुक गई, फोर्स लगाने की वजह से यहाँ जाके रुक गई, S है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी v हो गई थी यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे v है वेलोसिटी और यहाँ पे अब चलते हुए ही यहाँ पे वेलोसिटी u है, मान लो चली रही है अभी यहाँ पे, तो इन दोनों में जो जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है, मतलब हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रही होगी अगर ये v वेलोसिटी है, माइनस अगर यहाँ पे आप देखो तो हाफ m, क्योंकि द्रव्यमान तो वही है, इसका भी द्रव्यमान m ही होगा, m u स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कहने का मतलब गतिक ऊर्जा में परिवर्तन, यही मैंने शुरू में आपको बताया था, परिवर्तन क्या बताया था, ध्यान से भी समझ में आ जाएगा। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो किया गया कार्य होगा, याद रखना, किया गया कार्य के बराबर होगा, ठीक है, किया गया कार्य होगा। तो जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो ये है, और किया गया कार्य क्या हो जाएगा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरीके से ये आपके लिए काम का फॉर्मूला है, जो कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है, तब तक के लिए आप इसको माइंड में सेट रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग वर्क डन बोलते हैं, ठीक है ना। एक कोई द्रव्यमान m था, ठीक है, जिस kg में ले लेंगे इसको, एक द्रव्यमान m था, जो द्रव्यमान यहाँ से v वेलोसिटी से चला जब आपने फोर्स लगाया F, और ये डिस्प्लेस्ड हुआ s, तो F इंटू एस तो वर्क हो गया, और आपका यहाँ पे u वेलोसिटी है एट लास्ट। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ कितनी थी काइनेटिक एनर्जी,
mv² / 2, यहाँ कितनी थी mu² / 2। तो इसका मतलब दोनों का अंतर है जो दोनों का अंतर है, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी में जो दोनों का अंतर है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जो अंतर होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। तो आपको स्टेटमेंट ये दिमाग में रखना है और इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, याद रखना, ये आपको इंटर में पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल में नहीं है, लेकिन ये आपके लिए काम का, इसलिए मैंने बता दिया कि जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है स्टूडेंट, वही आपका क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, ये आपका थ्योरी सेशन आज कंप्लीट होता है। ठीक है, ये थ्योरी सेशन आपके कंप्लीट होने से आपको अब मैं बताऊंगा आगे कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग, कितने आसान आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सेम डायरेक्ट इसी फॉर्मूलों पे बेस्ड आते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे जब आप इस पूरी की पूरी थ्योरी क्लास को अच्छे से अटेंड किए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आता फिर से एक बार रिवाइज करके समझिए। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि आपको कितनी ज़रूरत है, आपको डेफिनेशन याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताए हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, वो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना कर ले जाओगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। और मज़ा आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी थ्योरी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। जितना थ्योरी क्लास में आपने पढ़ा था उससे कहीं भी बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए।